नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें और अच्छी कमेंट भी कर दिया करें, जिससे कि अगले वीडियो में अच्छा कंटेंट हम ढूंढ के आप लोगों के बीच उपस्थित हो सकें। तो साथियों, आते हैं अपने नेक्स्ट सीज़न की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानता के आधार पर समास की संख्या कितनी होती है। देखो, अगर यहाँ पे प्रधानता ना दिया होता, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रधानता, ये प्रधानता ना दिया होता, यहाँ पे सिर्फ दिया होता कि समास की यानी कि समास की संख्या कितनी होती है, तो वो संख्या होती है 6। ठीक, तो वो संख्या होती है 6। अब यहाँ क्या दिया गया, प्रधानता के आधार पर। देखो, प्रधानता के आधार पर समास की संख्या कितनी होती है, वो होती है 4। प्रधानता के आधार पर 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है, देखो वो देख लेते हैं। अब देखो, पहला होता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो। और फिर क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। ठीक, और फिर क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान हो। ठीक, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, जबकि कोई अन्य पद प्रधान हो। ठीक, कोई अन्य पद प्रधान हो। अब देखो, अब जो आता है ना, अब देखो, पूर्व पद प्रधान किस में होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास में। पूर्व पद प्रधान वो होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक, ये किस में आता है, अव्ययी भाव समास में। ठीक, ये अव्ययी भाव समास। और उत्तर पद प्रधान होता है, वो क्या आता है, तत्पुरुष। उत्तर पद कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है। और दोनों पद प्रधान किस में आते हैं, द्वंद्व में आते हैं। और अन्य पद वो आता है बहुब्री, जिसका कोई नया ही शब्द मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब उत्तर पद प्रधान, अब देखो, तत्पुरुष के ही 2 भेद माने गए। तत्पुरुष के ही 2 भेद माने गए। वो कौन से हैं, एक है द्विगु और दूसरा क्या है, दूसरा है कर्मधारय। इस प्रकार से ये इनकी संख्या 6 होती है। लेकिन अगर प्रधानता के आधार पर पूछी जाए तो वहाँ संख्या कितनी होती है, वहाँ 4 संख्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 में कौन सा समास है। देखो, 19 में कौन सा समास है, तो सबसे पहले एक नोट डालो और नोट में लिखो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या, 1 से लेकर 10 तक की संख्या या कोई 10 का गुणांक हो, तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो वहाँ जो होता है, वहाँ पे बहुब्री समास होता है। वहाँ पे बहुब्री समास या द्विगु समास होता है। वहाँ बहुब्री समास या द्विगु समास होता है। और अगर जहाँ से 11 से लेकर और 99 तक और कोई भी संख्या आए, 11 से लेकर 99 तक अगर कोई भी संख्या आए, तो वहाँ कौन सा समास होगा, वहाँ द्वंद्व समास होगा। देखो, इसे तोड़ते कैसे वो भी देखते हैं। अब देखो, इसे जैसे जो तोड़ेंगे वो कैसे बनेगा, यानी कि 9 और 10। देखो, अब इसको तोड़ते बीच में और, देखो पहचान, द्वंद्व की पहचान और क्या होती है, बीच में और या अथवा। अगर ये शब्द आ जाए बीच में ना, तोड़ते समय अगर बीच में ये शब्द आ जाए, तो वो कौन सा समास होगा, वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रिय का विशेषण पद कौन होगा। देखो, इंद्रिय का विशेषण पद जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ऐन्द्रिय। वो क्या होगा, ऐन्द्रिय। ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखो, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक कर्मक और दूसरा का होता है द्विकर्मक। ठीक, एक कर्मक द्विकर्मक। और द्विकर्मक के भी फिर क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। वो कौन सा होता है, एक होता है गौड़ कर्मक और एक क्या होता है, एक होता है मुख्य क्रमक। ठीक, मुख्य क्रमक और गौड़
कर्मक। ठीक, तो ये कौन से हो गए, मुख्य कर्म और गौण कर्म। इसके भी दो अंदर भेद होते हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो कितने होते हैं, 2। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का पद है। देखो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का है, देखो अब भाववाचक संज्ञा एक चीज़ हमेशा याद रखें कि विकारी, लिख लो इसे, लिख लो जरूर, इसे नोट में लिख लो एक बार कि विकारी पद जो होते हैं, विकारी पद में प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, वहाँ भाववाचक संज्ञा जो होती है वो बनती है। विकारी पद में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है सॉरी। अब देखते हैं कि विकारी शब्द होते कौन से हैं। तो देखो विकारी कौन से होते हैं, विकारी होते हैं, एक तो होता है संज्ञा, सर्वनाम, ठीक, सर्वनाम, फिर क्या होता है क्रिया, और फिर क्या होता है विशेषण। तो कितने हो गए, 4 विकारी पद कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो देखो भाववाचक संज्ञा क्या है, अब देखो भाववाचक संज्ञा क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, लाज। और देखो एक चीज़ और पहचान होती है कि भाववाचक संज्ञा क्या है, ऐसी संज्ञा जिसे ना तो हम थाली में परोस सकते हैं और ना ही उसे हम देख सकते हैं। अब आप ही बता दो, आप लाज, जैसे किसी ने कह दिया लाज, उसे बहुत लाज है, तो आपने लाज देखी है क्या, नहीं देखी ना। ये अंदर का एक भाव ही तो है, अंदर की एक फीलिंग्स तो है ना। तो जो भाव हो ना, जिसे हम थाली में ना परोस सके, वो सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। बस यहाँ से एक याद रखो। तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरने वाले कवि की उपमा दी गई है। देखो गागर में सागर भरने वाले बस एक ही कवि हुए, उनका नाम है कवि बिहारी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक विशेषण नहीं है। देखो विशेषण नहीं है, अब इनमें देखो जोड़ के देखते हैं, जो पद नहीं बनता है ना, तो वही विशेषण नहीं होगा। तो देखो अब क्या होता है, जैसे श्रव्य है, तो श्रव्य क्या जोड़ दो, तरंगे। तरंगे कैसी हैं, श्रव्य। ठीक, अब क्या है, सर्व है, तो यहाँ पे क्या जोड़ दो, धर्म, सर्व धम। अब भव्य है, भव्य क्या जोड़ दो, भव्य महल। ठीक, भव्य महल। अब देखो अब इसमें क्या तुम जोड़ सकते हो, गर्भ है, गर्भ न तो महल जोड़ सकते हो, ना ही धर्म जोड़ सकते हो, ना ही तरंगे जोड़ सकते हो। ये क्या कहते हैं, मेरा गर्भ। ठीक, मेरा गर्भ। तो भाई साहब क्या होगा, यही एक क्या है, विशेषण नहीं है, यही एक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाड्योचित पद में संधि विच्छेद कौन है। देखो वाड्योचित जो पद है उसमें संधि विच्छेद देखना है। तो देखो अब इसे तोड़ते हैं, इसमें क्या है, वाड़ी प्लस औचित्य, वाड़ी प्लस औचित्य। देखो जब जे देख लिया वाड़ी प्लस औचित्य, तो देखो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ई आया और यहाँ पे औ आया। देखो यहाँ पे असमान स्वर जहाँ आ जाए, यहाँ पे असमान स्वर जहाँ आ जाए। और एक चीज़ और याद रखना हमेशा कि या व और रा, या व रा, इनके आगे कोई भी कटा अक्षर, कोई भी कटा अक्षर, यानी कि कोई भी कटा अक्षर आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होती है, वहाँ पे यण संधि होती है। वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ यण संधि होती है। किसके पहले, या व और रा के आगे। देखो या के आगे क्या है, या के आगे ये देखो आधा है ना, और एक तो ये देखो या के आगे ये क्या है, ता आदि है। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। देखो संयुक्त क्रिया का जो है वो उदाहरण पूछा है। देखो अब कहा है, यहाँ पे देखो पढ़ना, यहाँ पे क्या है, एक ही कर्म है। ठीक, एक ही क्या है, एक ही क्रिया है, और यहाँ पे क्या है, पढ़ चुका है। देखो पढ़ चुका है, इसमें क्या है, एक क्रिया है, और क्या है, एक क्रिया है, और एक से अधिक जो है वो क्या है, क्रियापद है। देखो एक से अधिक क्रियापद है, तो क्या बन रहा है, पढ़ चुका, वह यानी कि पढ़ चुका है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह पढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के बाद भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी के बाद बोली जाने वाली सर्वाधिक
बोली जाने वाली भाषा कौन सी, तो वो है बांग्ला। ठीक, वो है क्या है, वो है बांग्ला। अब देखो, और अब अगर पूछ दिया जाए कि हिंदी जो है वो तो फर्स्ट है, हिंदी जो हो जाएगी वो फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई बांग्ला। और क्या पता एग्जामिनर का मूड भैया सनका हो, अगर वो पूछ दे कि हिंदी और बांग्ला के बाद तीसरी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो कौन सी आप लोग बताओगे। तो देखो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी मराठी, वो हो जाएगी मराठी। ठीक, वो हो जाएगी मराठी। तो ये तीसरी हो जाएगी। ठीक, और ये कौन सी दूसरी हो जाएगी, और हिंदी तो पहली है ही है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। तो देखो अब अगर ये पूछा गया क्वेश्चन कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था, तो देखो वो मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को, 10 जनवरी 2006 को। इसीलिए देखना हर वर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कौन सा हिंदी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऊन का तत्सम पद होगा। देखो ऊन का तत्सम पद होगा, वो क्या होगा, ऊन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभाव की संख्या मानी गई है। देखो अनुभाव की संख्या क्या है, अनुभाव की संख्या कितनी है, अनुभाव की संख्या कितनी है, वो है 4। अनुभाव की संख्या कितनी है, वो है 4। अब देखो 4 कौन कौन से हैं, 4 कौन कौन से अनुभाव है, तो वो देखो है अनुभाव, एक तो है सात्विक अनुभाव, ठीक। दूसरा कौन सा है, दूसरा है वाचिक अनुभाव। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है अपना कायिक अनुभाव। और चौथा कौन सा है अपना, चौथा है आहार्य अनुभाव। ठीक, आहार्य अनुभाव। तो अनुभावों की संख्या कितनी होती है, अनुभावों की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अलंकार शब्द का जनक माना जाता है। देखो अलंकार शब्द का जो जनक होता है वो किसे माना जाता है, अलंकार का जनक माना गया है ऋषि भामह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चबूतरा का तत्सम पद होगा। देखो चबूतरा का तत्सम पद क्या होगा, वो होगा चतवाल। ठीक, चबूतरा का तत्सम क्या होगा, वो होगा चतवाल। ठीक, अब इसका एक और होता है चबूतरा या चौपाल। ठीक, चौपाल ये भी आ सकता है, चबूतरा या चौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दोहा और रोला के मेल से निर्मित छंद को क्या कहते हैं। देखो दोहा और रोला से निर्मित छंद को क्या कहते हैं, कुंडलिया कहते हैं। कुंडलिया में टोटल चरणों की संख्या कितनी होती है, चरणों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 6। इसमें 6 चरण होते हैं, यानी कि जो प्रथम दो चरण जो होते हैं वो किसके होते हैं, दोहे के होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहे के होते हैं, और अंतिम 4 चरण जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो रोला के होते हैं। वो किसके होते हैं, रोला के। तो आंसर क्या पूछा क्या गया कि दोहा और रोला के मेल से निर्मित छंद कौन सा है। ठीक, वो कौन सा है, कुंडलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से स्वर तंत्रीय वर्ण कौन सा है। देखो पिछली वाली क्लास में भी आया था और हमने बताया भी था। ठीक, स्वर तंत्रीय वर्ण कौन सा है, तो वो है हा। हा को और क्या बोलते हैं, हा को बोलते हैं काकल्य वर्ण। बताया था ना उस दिन की नहीं बताया था, काकल्य वर्ण। और इसे ही कहते हैं क्या नाम, अलिजिह्वा। ठीक, इसे ही कहते हैं अलिजिह्वा। ठीक, इसे ही कहते हैं अलिजिह्वा। और इसे ही एक और कहते हैं, इसे ही कहते हैं यंत्रमुखी। ठीक, यंत्रमुखी भी इसे बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोम होगा। देखो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, यानी प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष,
ठीक है। और इसमें क्या लिखा देखो ऑप्शन, अब यहाँ पे तुम क्या हो गए, यहाँ पे भ्रमित हो गए अपरोक्ष और परोक्ष में। तो देखो अपरोक्ष का मतलब क्या, आ माने नहीं, परोक्ष माने यानी कि बाहर, यानी कि दृष्टि से बाहर, ठीक। तो यानी कि जब दृष्टि से बाहर नहीं है तो वो क्या है, प्रत्यक्ष है, वो सामने। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया, ये प्रत्यक्ष का क्या हुआ, पर्यायवाची ही हो गया। तो प्रत्यक्ष का विलोम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ परोक्ष, ठीक। वो क्या होगा, परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना संक्षेप का विलोम होगा। देखो संक्षेप का विलोम है, तो संक्षेप का विलोम क्या होता है, विक्षेप। संक्षेप का विलोम क्या होता है, विक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चैतन्य स्वरूप की माया, चैतन्य स्वरूप की माया किसे कहते हैं, ठीक। चैतन्य स्वरूप की माया किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, चिद्दिलास, चिद्दिलास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि छत पर टांगा जाने वाला शीशे का कमल या गिलास। देखो जो छत पर देखा होगा, छत पे महल होते थे या छत होते थे, उनमें जो ऊपर जो टांगे जाते थे ना, उन्हें क्या कहते हैं, जो छत होती थी, ठीक। छत और छत पे जो गिलास या कमल बने होते थे ना, तो उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे हम लोग फानूस। उसे क्या कहते थे, फानूस, ठीक है, उसे कहते थे फानूस। आशा करेंगे ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है आपके सभी परीक्षाओं में, और क्योंकि ये सब एसआई में पूछे हुए ही क्वेश्चन थे। तो साथियों अब हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।